Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Abbas and I am going to have discussion with MCQs of English. MCQs number 10 is dash gold is a very precious metal. देखिए इसमें आपके पास ऑप्शंस है A, N, the and zero articles. पहले तो ये जाने कि हमारे पास आर्टिकल्स क्या हैं. हमारे पास जो है वो आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं. एक को हम कहते हैं डेफिनेट और दूसरे को हम कहते हैं इनडेफिनेट. डेफिनेट में हमारे पास द आता है और इनडेफिनेट में हमारे पास ए और एन आता है. तो हमारे पास टोटल जो है वो तीन आर्टिकल्स है. एक हमारे पास है द, दूसरा हमारे पास है एन और तीसरा हमारे पास है द. अब जब हम इन तीनों में से एक को भी यूज नहीं करते हैं तो इसको हम कहते हैं जीरो आर्टिकल्स. तो जीरो आर्टिकल्स का यह मतलब नहीं है कि आप जीरो लगाए और आप कहते हैं कि यहाँ पर मैंने जीरो आर्टिकल लगा लिया. नहीं, बल्कि जीरो आर्टिकल्स का मतलब यह होता है कि ना आपने ए लगाना है, ना आपने एन लगाना है और ना आपने द लगाना है. ठीक है. अब याद रखें कि आपके पास जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, मटेरियल नाउन्स हमारे पास कौन से नाउन्स होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जिससे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं. आप गोल्ड से नेकलेस बनाते हैं, आप उससे जो है वो और चीज़ें बनाते हैं. इस तरह आपके पास वुड होता है, वुड से भी आप दूसरी चीज़ें बनाते हैं. आपके पास आयरन होता है, आप आयरन से भी दूसरी चीज़ें बनाते हैं. तो ये हमारे पास बन गए हैं मटेरियल नाउन. इसी तरह हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसका हमारे पास, हम जब किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसकी हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं. जिस तरह हमारे पास आ जाए लव, हेट, ऑनेस्टी, काइंडनेस वगैरह, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसी तरह हमारे पास जितने भी स्पोर्ट्स के नेम है, स्पोर्ट्स आपके पास आ जाए फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह. इसी तरह आपके पास जितने भी डेज के नेम है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. आपके पास जो मंथ्स के नेम है, जनवरी, फरवरी, मार्च. आपके पास जो सीजन्स के नेम है, समर, ऑटम, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सीजन्स के नेम है. इस तरह आपके पास जो मील्स के नेम है, आपके पास लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह आ जाए. तो याद रखें कि हम इनके साथ क्या करते हैं? हम इनके साथ जीरो आर्टिकल लगाते हैं. जीरो आर्टिकल का मतलब ये है कि आपने इसके साथ किसी किस्म का भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है. तो इस सेंटेंस में हमारे पास चूंकि गोल्ड आया है और गोल्ड हमारे पास मटेरियल नाउन है, इस वजह से हम इसके साथ जीरो आर्टिकल को यूज़ करेंगे. तो MCQs नंबर 10 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी. MCQs नंबर 20, आई थिंक ही इज डैश यूरोपियन. अच्छा, हमारे पास ए और एन. ए को हम यूज करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ, एन को हम यूज करते हैं वावल साउंड के साथ. आप लोग गलती क्या करते हैं? गलती आप लोग ये करते हैं कि आप ये समझते हैं कि हम कंसोनेंट साउंड और कंसोनेंट लेटर और वावल लेटर की बात कर रहे हैं. नहीं जी, हमारे पास वावल लेटर जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू है. लेकिन यहाँ पर हम वावल लेटर की बात नहीं कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वावल साउंड की बात कर रहे हैं. तो अक्सर औकात हमारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जब हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है वो उसके साथ एन लगाते हैं. नहीं भाई, आपने ये देखना है कि यहाँ पर ये जो आपके पास ए आया है या ई आया है या आई आया है या ओ आया है या यू आया है, क्या ये आपको वावल साउंड दे रहा है या नहीं दे रहा है? अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर हमें किस तरह पता चलेगा कि वावल साउंड क्या चीज़ होती है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या चीज़ होती है? तो मैं इसको आपके लिए बड़ा ही सिंपल बना लेता हूँ. सिंपल ये है कि जो भी आपके पास वर्ड आया है, वर्ड आप उसको क्या करें? आप उसको उर्दू में लिखें. अगर जिस वर्ड के स्टार्ट में आपके पास अलिफ आ रहा है, क्या आ रहा है? अलिफ, अलिफ की बात कर रहे हैं, तो वो वावल साउंड है. और जिस वर्ड के स्टार्ट में आपके पास अलिफ नहीं आ रहा है वो कंसोनेंट साउंड है. हमारे पास आया है यूरोपियन. मैं यूरोपियन को उर्दू में लिखता हूं यूरोपियन. स्टार्ट में अलिफ आ रहा है? नहीं. आल्दो स्टार्ट में ई आ रहा है, यू भी आ रहा है, लेकिन चूंकि स्टार्ट में अलिफ नहीं आ रहा है इस वजह से ये हमारे पास कंसोनेंट साउंड है और ये हमारे पास वावल साउंड नहीं है. तो MCQs नंबर 20 में हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. आई थिंक ही इज अ यूरोपियन. फिर हमारे पास है MCQs नंबर 30, ही हैज डैश अंकल हु हेल्प्स देम अलॉट. अब देखिए, मैं अंकल को उर्दू में लिखता हूं. अंकल इस तरह लिखते हैं कि नहीं? स्टार्ट में अलिफ आ रहा है, तो जिस वर्ड के स्टार्ट में अलिफ आता है हमने क्या कहा कि वो हमारे पास क्या होगा? हाँ शाबाश, हमने कहा कि वो हमारे पास वावल साउंड होता है.
और जब भी हमारे पास वावल साउंड आता है हम उसके साथ क्या लगाते हैं, शाबाश, हम उसके साथ लगाते हैं एन। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 30 में हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही हैज एन अंकल हु हेल्प्स देम अलॉट। एमसीक्यूज नंबर 40, अ बॉय शुड माइंड डैश ऑन बिजनेस। यहां पर हमारे पास है हिज, तो हिज को हम यूज करते हैं मेल के लिए। फिर हमारे पास है हर, तो हर को हम यूज करते हैं फीमेल के लिए। इट्स को हम एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, और इसको हम नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। और ये तीनों हमारे पास क्या है, ये तीनों हमारे पास सिंगुलर है। फिर चौथा हमारे पास है दे। अब दे हमारे पास प्लूरल फॉर्म है, और इसको हम मेल के लिए भी यूज करते हैं, फीमेल के लिए भी यूज करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अब बॉय हमारे पास आपके ख्याल से मेल है या फीमेल है, शाबाश, ये हमारे पास मेल है। इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 40 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अ बॉय शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। एमसीक्यूज नंबर 50, नाइदर ऑफ द गर्ल्स विल गेट डैश शेयर। देखिए रूल हमारे पास ये है कि जब हमारे पास नाइदर आ जाए, हमारे पास आइदर आ जाए, हमारे पास वन आ जाए, हमारे पास नन आ जाए, हमारे पास ईच आ जाए, और हमारे पास एवरी आ जाए, और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा वर्ड आया है वो हमारे पास है ऑफ। तो रूल हमारे पास ये है कि जो हमारे पास नाउन आएगा उसका हम प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, प्लूरल नाउन, लेकिन हमारे पास जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन भी क्या होगा, वो भी हमारे पास सिंगुलर होगा। इस पॉइंट को ज़रा समझे। सेंटेंस के स्टार्ट में नाइदर, आइदर, वन, नन, ईच, एवरी, उसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो ऑफ है, और हमारे पास यहाँ पर आया है प्लूरल नाउन, सॉरी इसके बाद आएगा प्लूरल नाउन, उस प्लूरल नाउन के बाद हमेशा हमारे पास आएगा सिंगुलर वर्ब, और इस सिंगुलर वर्ब के बाद हमेशा हमारे पास आएगा सिंगुलर प्रोनाउन। अब चूंकि हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि हमने कौन सा प्रोनाउन लगाना है, सिंगुलर या प्लूरल। तो हमारे पास हमने सिंगुलर प्रोनाउन लगाना है, और सिंगुलर फेमिनिन प्रोनाउन हमारे पास कौन सा है, दैट इज हर। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नाइदर ऑफ द गर्ल्स विल गेट हर शेयर। बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पर देयर लगाया होगा, नहीं, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंगुलर फेमिनिन प्रोनाउन को यूज करना है। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 60, हिज फादर डैश 3 years ago। देखिए ये जो 3 years ago हमारे पास आया है इसको हम कहते हैं पास्ट टाइम रेफरेंस। क्या कहते हैं, पास्ट टाइम रेफरेंस। पास्ट टाइम रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ऐसे वर्ड को यूज करते हैं जिससे हम पास्ट के टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि यस्टरडे, मैं कहता हूँ 3 years ago, मैं कहता हूँ कि लास्ट ईयर, मैं कहता हूँ कि लास्ट नाइट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पास्ट टाइम रेफरेंस। तो याद रखें कि जब भी आपके पास पास्ट टाइम रेफरेंस वाला वर्ड आता है तो आप हमेशा उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है कि या तो आप उसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, या आप उसके साथ डिड लगाते हैं, लेकिन फिर डिड के बाद आप क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाते हैं। इस वजह से हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, his father died 3 years ago। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 70, डैश नाउ। देखिए ये जो नाउ है करेंटली, सही है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम रेफरेंस। जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट पास्ट टाइम रेफरेंस था ना, इस तरह हमारे पास प्रेजेंट टाइम रेफरेंस भी है। तो जब मैं कहता हूं कि अभी, इसी वक्त, और वो काम जारी है, कंटिन्यूस है, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। कौन से टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपके पास इज, एम, आर आता है, और फिर आप उसके साथ क्या करते हैं, आप उसके साथ ING लगाते हैं। इसको हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, एम को हम यूज करते हैं आई के साथ, जबकि आर को हम क्या करते हैं, प्लूरल के साथ यूज करते हैं। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 70 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इट इज रेनिंग नाउ। नाउ आया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, इस वजह से ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 80, द स्ट्रेंजर हैड लिफ्ट द प्लेस व्हेन डैश। अच्छा,
ये MCQs आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आपके पास पॉइंट होता है या ये जो MCQs होता है वो आपके पास बार बार रिपीट होता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो देता हूँ। अभी 11 बजे हैं, क्या है 11 o'clock। मैंने एक काम किया था वो था 10 बजे, ठीक है, लेकिन 10 बजे से पहले 9 बजे भी मैंने एक काम किया था। पॉइंट को ज़रा समझे, अभी क्या है 11 बजे है, 11 बजे से पहले 10 बजे भी मैंने एक काम किया था और उससे पहले भी मैंने एक काम किया था। वो क्या था? वो मैंने 9 बजे किया, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर क्या कर लिया, यहां पर मैंने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो कर लिया। क्या कर लिया? यहां पर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और यहां पर मैंने क्या कर लिया, यहां पर मैंने क्लास को ख़त्म कर लिया। मैंने 2 काम किए हैं, वो दोनों काम मैंने कब किए हैं? पास्ट में किया है। एक काम मैंने उस पास्ट वाले काम से भी पहले किया, मैंने क्लास लिया, लेकिन उस क्लास वाले काम से भी मैंने पहले क्या किया? उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया। अब जब आपने 2 काम पास्ट में किए हैं, वो काम जो कि प्रेजेंट के करीब है, ये 11 बजे 10 बजे के करीब है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वो एक्शन जो कि प्रेजेंट के करीब है, आप उसके लिए यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, यानी आप उसके लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और वो काम जो कि आपने उस पास्ट वाले काम से भी पहले किया था, या वो काम जो कि आपने पहले किया था, आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पॉइंट शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैं फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूं। आपने 2 काम पास्ट में किए, एक आपने पहले किया और एक आपने उसके बाद किया। जो काम आपने पहले किया है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट को यूज करें, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जबकि दूसरे पार्ट के लिए आप क्या करें? जो काम आपने उस पहले काम के बाद किया और जो आपका दूसरा काम है, आप उसके लिए यूज करें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वजह से MCQs नंबर 80 में राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द स्ट्रेंजर हैड लिफ्ट द प्लेस व्हेन वी अराइव्ड। देन MCQs नंबर 90, बिटवीन यू एंड डैश अफेयर्स लुक डार्क। देखिए बिटवीन आपके पास यहां पर क्या है? बिटवीन आपके पास है प्रीपोजिशन, और याद रखें कि प्रीपोजिशन के बाद हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं? उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है? मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। ये 7 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो याद रखें कि जब हमारे पास प्रीपोजिशन आता है तो हम उसके बाद क्या करेंगे? हम उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे। अब MCQs नंबर 90 में हमारे पास आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, माई हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज मी, और मी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। तो MCQs नंबर 90 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी, बिटवीन यू एंड मी अफेयर्स लुक डार्क। देन MCQs नंबर 100, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। देखिए अगर आपके पास द मेजॉरिटी ऑफ आ जाए या आपके पास द नंबर ऑफ आ जाए, तो द मेजॉरिटी ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद आप क्या करेंगे? आप उसके बाद सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अगर आपके पास द मेजॉरिटी ऑफ आ जाए या आपके पास द नंबर ऑफ आ जाए तो आप उसके बाद सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। और अगर आपके पास आ जाए अ मेजॉरिटी ऑफ या आपके पास आ जाए अ नंबर ऑफ, तो आप उसके बाद कौन सा वर्ब यूज करेंगे? आप उसके बाद लगाएंगे प्लूरल वर्ब। असल में आप लोग कंफ्यूज इसमें किस वजह से होते हैं? क्योंकि कंफ्यूज आप इस वजह से होते हैं क्योंकि अ को हम नॉर्मली यूज करते हैं एक के लिए, तो हम ये समझते हैं कि इसके बाद हमेशा हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, लेकिन नहीं। इस एक्सप्रेशन को आपने याद रखना है कि अ मेजॉरिटी ऑफ और अ नंबर ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास द मेजॉरिटी ऑफ आया है तो इस वजह से हम इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब हैज और हैज बीन ये हमारे पास यूज होता है सिंगुलर के लिए, लेकिन हैज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है
जबकि हैज़ बीन के बाद क्या आता है, ING फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। फिर हमारे पास एक है हैव और दूसरा हमारे पास है हैव बीन। हैज़ बीन को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव बीन को हम क्या करते हैं, प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जबकि हैज़ बीन के बाद क्या आएगा, हैव बीन के बाद क्या आएगा, ING फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब अगर हम MCQs को देखते हैं, रिजेक्टेड हमारे पास कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का सिंगुलर कौन सा होगा, हैज़ आएगा। तो इस वजह से MCQs नंबर 100 में ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 110, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डैश वर्किंग हार्ड। अ मेजॉरिटी ऑफ आया है तो अ मेजॉरिटी ऑफ के बाद कौन सा वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब आता है। अब प्लूरल वर्ब को हम यूज करेंगे, हमारे पास क्या आया है, वर्किंग आया है, ING आया है, तो ING को जब हम यूज करते हैं तो उससे हमें हमारे पास आगे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा होगा, दैट इज हैव बीन। तो इस वजह से MCQs नंबर 110 में राइट ऑप्शन होगा हैव बीन। हैव क्यों गलत है, क्योंकि हैव को तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यूज करते हैं। MCQs नंबर 120, द प्रोफेसर एंड स्कॉलर डैश वेटिंग एट द लाउंज। देखिए आपके पास एंड आया है, एंड इससे पहले भी एक नाउन आया है और इसके बाद भी एक नाउन आया है। दरमियान में क्या आया है, दरमियान में एंड आया है, इससे पहले भी एक नाउन और इसके बाद भी एक नाउन। पॉइंट को जरा समझे। अब अगर पहले नाउन के साथ आर्टिकल है और दूसरे नाउन के साथ आर्टिकल नहीं है, जिस तरह अगर आप यहां पर देखते हैं कि द प्रोफेसर एंड स्कॉलर, तो प्रोफेसर के साथ तो आर्टिकल है लेकिन स्कॉलर के साथ आर्टिकल है नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमने दो नाम लगाए हैं, दो नामों में से हमने एक के साथ आर्टिकल को यूज किया है और एक के साथ यूज नहीं किया है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब आपके पास टू नाउन्स आते हैं, उन टू नाउन्स में से आप एक के साथ आर्टिकल को यूज करते हैं और एक के साथ आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमने एक ही इंसान के लिए दो नाम यूज किए हैं। यहाँ पर जो बंदा प्रोफेसर है वही बंदा हमारे पास क्या है, स्कॉलर भी है। तो खैर इसको सिंपल करते हैं, दरमियान में एंड, एक के साथ आर्टिकल है और एक के साथ आर्टिकल नहीं है, तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इस वजह से MCQs नंबर 120 में राइट ऑप्शन होगा इज वेटिंग एट द लाउंज। वैसे ऑप्शन डी क्यों गलत है जी, वेल और शल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आता है, विल बी और शल बी के बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो इस वजह से हम ऑप्शन डी को टिक नहीं कर सकते हैं। तो 120 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 130, माई ब्रदर एंड माई टीचर। ब्रदर एक नाउन है, टीचर दूसरा नाउन है। माई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, यहां पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है और यहां पर भी आया है, दो नाम आए हैं, उन दोनों नाउन्स के साथ क्या आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है जी, दोनों के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है। तो जब टू नाउन्स आए जाए, दोनों के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो इस वजह से MCQs नंबर 130 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, माई ब्रदर एंड माई टीचर आर हैप्पी एट माई रिजल्ट। अगर ये MCQs इस तरह होता कि माई ब्रदर एंड टीचर, तो फिर मैं कहता कि इज हैप्पी एट माई रिजल्ट, क्योंकि फिर वहां पर हमने एक के साथ एडजेक्टिव यूज किया है और दूसरे के साथ यूज नहीं किया है। तो इस सेंटेंस में मेरा भाई एक है और मेरा टीचर दूसरा है, तो यहाँ पर हम दो अलग अलग बंदों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहता कि माई ब्रदर एंड टीचर, तो फिर इसका मतलब ये होता कि जो मेरा भाई है वही मेरा क्या है, वही इंसान मेरा टीचर भी है। MCQs नंबर 140, एथिक्स डैश विद मॉरलिटी। देखिए आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, सब्जेक्ट्स, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, हम उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि अक्सर सब्जेक्ट्स के एंड में क्या आता है, ICS आता है। जिस तरह आप कहते हैं कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सही है, जिस तरह आपके पास एथिक्स हैं, तो वो इस एस को ये समझते हैं कि ये हमारे पास प्लूरल है, नहीं, बल्कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स आ जाए और उसके एंड में ICS आ जाए, आप उसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर इसमें हमारे पास है एथिक्स डील्स विद मॉरलिटी। याद रखिए कि जब वर्ब के साथ हम S या ES लगा लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास सिंगुलर बन जाता है। अगर मैं कहूँ कि ही प्लेज और मैं कहूँ कि दे प्ले, अब आप देखिए मैंने वर्ब के साथ यहाँ पर S लगा लिया तो ये सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर मैंने इसके साथ S नहीं लगाया है तो ये क्या, ये हमारे पास प्लूरल वर्ब है। इस वजह से MCQs नंबर 40 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
MCQs नंबर 150। रूल क्या है? सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? प्लूरल प्रॉपर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर आपके पास एक प्लूरल नाउन आ जाए, क्या आ जाए? एक प्लूरल नाउन आ जाए और वो एक प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन का मतलब ये कि वो किसी कंपनी का नेम हो, वो किसी बुक का नेम हो, वो किसी प्लेस का नेम हो, या वो किसी पर्सन का नेम हो, तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि गुलिवर्स ट्रेवल्स इज रिटन बाय स्विफ्ट। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि सर मुझे फॉर एग्जांपल पता नहीं है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स, ट्रेवल्स हमारे पास प्लूरल फॉर्म है कि नहीं, ये हमारे पास क्या है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक बुक का नेम है, तो आप कहते हैं कि सर हमें तो पता नहीं था। तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है या नहीं है? तो प्रॉपर नाउन के पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इसका जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, स्टार्टिंग लेटर सॉरी, वो हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। तो अब देखिए ना, गलिवर्स ट्रेवल्स, इस गलिवर्स में जी कैपिटल है और ट्रेवल्स में टी कैपिटल है। अगर लेट सपोज ये इस तरह होता है कि इसमें ये टी जो है वो स्मॉल होता, स्मॉल, तो फिर हम कहते हैं कि आर रिटन बाय स्विफ्ट, सही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास टी भी कैपिटल है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास प्रॉपर नाउन बन गया है। और अगर हमारे पास प्लूरल प्रॉपर नाउन भी आ जाए, फिर भी हम उसके साथ क्या करते हैं? हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो इस वजह से MCQs नंबर 150 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज 160, ईच शॉपकीपर एंड कस्टमर। देखिए, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में ईच आ जाए, सेंटेंस के स्टार्ट में ईच, या सेंटेंस के स्टार्ट में एवरी आ जाए, पॉइंट को सुने, उसके बाद चाहे एक नाउन आ जाए या चाहे उसके बाद टू नाउन्स आ जाए, आप हमेशा उसके बाद क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास ईच आ जाए या सेंटेंस के स्टार्ट में आपके पास एवरी आ जाए, आप उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। MCQs नंबर 160 में हमारे पास आया है कि ईच शॉपकीपर एंड कस्टमर, हमारे पास ईच आया है, ईच, तो इस वजह से कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा? सिंगुलर आएगा। प्रोटेस्टेड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हैज बीन क्यों गलत है? वो इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हैज बीन और हैव बीन के बाद क्या आता है? ING फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो MCQs नंबर 160 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। MCQs नंबर 170, गुलखान सेंट अ गिफ्ट ऑफ 3-X टू गुलमीना। देखिए, आपके पास अगर आपके पास क्या आ जाए? आपके पास ये नंबर आ जाए, जिस तरह हम कहते हैं कि 100, हम कहते हैं कि 1000, हम कहते हैं कि लाख, हम कहते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, एटसेट्रा। अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स आते हैं, इसको ज़रा सुने, और इससे पहले आपके पास 1 2 3 यानी नंबर आया है, क्या आया है? नंबर 1 2 3 4 5 ये आपके पास आया है, तो याद रखें कि फिर इसको हम हमेशा क्या करेंगे? सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा MCQs नंबर 70 में डजन। गुलखान सेंट अ गिफ्ट ऑफ 3-X टू गुलमीना। इन केस पॉइंट को समझें कि अगर यहाँ पर ये नंबर ना हो, 1 2 3 ना आया हो, तो फिर हम हमेशा इसको क्या करेंगे? प्लूरल यूज़ करेंगे। तो इन नाउन से पहले अगर पहले नंबर, तो ये सिंगुलर, और अगर इससे पहले नंबर नहीं है तो फिर ये हमेशा क्या होंगे? ये हमेशा प्लूरल होंगे। तो इस वजह से MCQs नंबर 170 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर ये MCQs इस तरह होता है कि गुलखान सेंट अ गिफ्ट ऑफ -X टू गुलमीना, और इसमें ये 3 ना होता, तो फिर हम लगाते डजन्स। लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 आया है, 3 हमारे पास नंबर है, तो नंबर से पहले क्या आता है? नंबर से पहले हमेशा हमारे पास सिंगुलर फॉर्म, उसके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म आता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 180, द एटमॉस्फेयर ऑफ द कॉलेज इज क्वाइट pernicious these days, the word pernicious mean, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो कि इंसान का रास्ता रोकता है। तो आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर तो इंसान का रास्ता नहीं रोकता, सही है। फिर ऑप्शन सी है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है जो बड़ा फ्रेंडली होता है, जिसको इंसान एंजॉय करता है। तो यहाँ पर जो है वो ये भी गलत होगा। हेल्थ, ये तो मुकम्मल गलत हो जाएगा। हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,
हार्मफुल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह। तो परनीशियस और हार्मफुल का मतलब होता है वो चीज़ जो कि इंसान को नुकसान पहुंचाती है। MCQs नंबर 190, द रिच फ्लॉन्ट देयर वेल्थ वाइल द पुअर स्टार्व इन द स्ट्रेस। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, देखिए ये जब आपके पास वाइल आ जाए ना, वाइल, तो इससे पहले जो वर्ड आया है और इसके बाद जो वर्ड आया है वो एक दूसरे के क्या होंगे? वो एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे। सेम इज द केस ऑफ बट। वाइल और बट से पहले जो वर्ड आ जाए और उसके बाद जो वर्ड आ जाए वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास एंटोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स का मतलब होता है कि उसकी मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं, लेट सपोज आपको फ्लॉन्ट की मीनिंग नहीं आती, लेकिन आपको स्टार्व को तो मीनिंग आती है ना। स्टार्व का मतलब होता है कि जब इंसान भूख से मर रहा हो तो हम उसे कहते हैं स्टारवेशन। तो अगर एक बंदा भूख से मर रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट होगा कि वो दौलत से मजे ले रहा है। तो इस वजह से फ्लॉन्ट में हमारे पास राइट ऑप्शन है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब होता है जाहिर करना। एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना। डिस्क्लोज जो है वो हम सीक्रेट के लिए यूज करते हैं। सीक्रेट, जब कोई बंदा कोई राज वाली बात किसी बंदे को बताता है तो हम उसे डिस्क्लोज कहते हैं। और एग्जिबिट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के पेश करना, लोगों के सामने लाना ताकि लोग उसको देखें। फिर प्रेडिक्ट का मतलब होता है किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में पेशन गोई करना। और प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, एग्जिबिट। MCQs नंबर 200 हमारे पास है, ही हैज़ ऑलवेज बीन स्पेक्टिकल एंड डाउटफुल अबाउट इट। द वर्ड स्केप्टिकल मीन्स, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ कि जिस तरह हमने कहा कि वाइल और बट से जो पहले वर्ड आता है और उसके बाद जो वर्ड आता है वो एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है कि इसकी मीनिंग अपोजिट होती है। तो अगर एंड आ जाए, एंड याद रखें कि इससे पहले जो वर्ड होगा और इसके बाद जो वर्ड होगा उसकी मीनिंग सिनोनिम होगी। सिनोनिम का मतलब होता है कि एक दूसरे के सेम होंगे। तो लेट सपोज आपको स्केप्टिकल की मीनिंग नहीं आती है तो डाउटफुल की मीनिंग तो आपको आती है ना। डाउटफुल का मतलब होता है कि जब किसी बंदे पे आप इतबार नहीं करते या आपको किसी चीज़ में शक होता है तो हम उसे कहते हैं डाउटफुल। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कन्विंस्ड। कन्विंस का मतलब होता है किसी को किसी बात पे राजी करना। प्राउड का मतलब होता है गुरूर। सैंग्विन का मतलब होता है जब आप किसी पे पुरुम्मीद होते हैं। और डिस्ट्रस्टफुल का मतलब होता है कि जब आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।